गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आप पढ़ रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लर्निंग एंड चैलेंज ऑफ जेंडर्स रोल इन सोसाइटी। लैंगिक भेदभाव, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जेंडर से संबंधित जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, हमारे समाज के सामने हैं, हमारी संस्थाओं के सामने हैं, उन भेदभावों को कैसे रोका जाए, इसी बात पर हम चर्चा करने के लिए कि लैंगिक भेदभाव घर तथा बाहर जो होते हैं, उन लैंगिक भेदभावों को रोकने के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। आज भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, वहां भेदभाव आपको देखने को मिल जाएगा। आज कोई भी राष्ट्र दुनिया में अछूता नहीं है जहां की लैंगिक भेदभाव ना हो। धर्म को लेकर, जातियों को लेकर, रंग को लेकर ये भेदभाव आम बात है। आप मुझे ऐसे राष्ट्र का नाम नहीं बता सकते कि जहां धर्मों को लेकर, जातियों को लेकर, नस्ल को लेकर, रंग को लेकर, क्षेत्र को लेकर, भाषा को लेकर भेदभाव ना होता हो। प्रशिक्षणार्थियों, ये भेदभाव बहुत आपको हर स्थान पर मिल जाएगा, हर राष्ट्र में मिल जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले श्वेत और अश्वेत को लेकर एक अश्वेत की हत्या श्वेत पुलिस वालों ने अमेरिका में कर दी। तो आप देखते हैं कि उस अश्वेत नागरिक की मौत पर, काले नागरिक की मौत पर गोरे लोगों के खिलाफ, गोरी पुलिस के खिलाफ अमेरिकी पुलिस के लिए यहाँ तक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया कि पुलिस डिपार्टमेंट को ही बंद कर दो। नस्ल भेद की, रंग भेद की इस नीति के खिलाफ आपने महात्मा गांधी का नाम भी सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने भी उस नस्ल भेद की नीति का शिकार वो भी हुए। उनको काले रंग का कहकर उस ट्रेन में से यात्रा करने से उन अंग्रेजों ने रोक दिया जिसमें उस क्लास का प्रथम श्रेणी का उनके पास टिकट था। और उसके बावजूद गांधी जी को ये कहकर कि ये लोग, ये ट्रेन, ये कंपार्टमेंट प्रथम श्रेणी का है, इसमें काले लोगों को कोई स्थान नहीं है। तो रंगभेद की नीति के खिलाफ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी आंदोलन किया। नेल्सन मंडेला जी को कौन भूल सकता है, रंगभेद के खिलाफ 27 वर्षों तक जेल में रहे। आप दुनिया के किसी राष्ट्र को नहीं गिना सकते जहां कि ये भेदभाव देखने को ना मिलता हो। और उसके ऊपर जब बात चलती है कि महिलाओं के साथ, अर्थात महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की, तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है, बहुत भयानक हो जाती है, बड़ी डरावनी हो जाती है। आप देखते हैं कि लिंगीय भेदभाव भी बहुत भयावह है। भेदभाव खासतौर से महिलाओं के संग किया जाए तो आप देखते हैं कि महिलाओं की ये गरिमा के बहुत खिलाफ है भेदभाव। वो अपने गरिमा में जीवन को नहीं जी सकती इस भेदभाव के चलते हुए। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के साथ में सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, इन सब को लेकर भेदभाव किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये भेदभाव आम है। आपने देखा होगा कि परिवारों में महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा दिया गया है। महिलाओं को धार्मिक रीति रिवाजों में, धार्मिक संस्कारों में हिस्सा लेने की, खासतौर से इस्लाम धर्म में, वो मस्जिद में जाकर नमाज अदा नहीं करा सकती। अर्थात वो मौलवी तो बन सकती है, पढ़ लिख कर
लेकिन नमाज अदा कराने के लिए वो इमाम का रोल नहीं करती, इमाम साहब नहीं बन सकती। आज भी हिंदू धर्म में पिंडदान और दाह संस्कार के क्रियाकर्मों में महिलाओं को वो स्थान नहीं मिला है। बहुत कम अब्बात स्वरूप सैनिकों की बेटियां अपने पिता के लिए मुखाग्नि देने लगी हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भेदभाव बरकरार है, ये भेदभाव बना हुआ है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चलती है महिलाओं के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये खान पान को लेकर आप परिवार में देखते हैं कि महिलाओं को खाने के लिए पीछे नियंत्रित किया जाता है। पुरुष पहले भोजन करते हैं, बाद में महिलाएं भोजन करती हैं। लड़का है परिवार में तो अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाएगा, लड़की को सस्ती शिक्षा, सस्ता भोजन, सस्ते वस्त्र प्रदान किए जाते। ये भेदभाव वर्षों से चला आ रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, आपको इस भेदभाव को रोकने के लिए जो परिवार में महिलाओं के संग, घर में और महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर जो भेदभाव होता है वो आम है। आप देखते हैं कि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं हैं, घर में भी उनके साथ में भेदभाव है, और वो बाहर जाती हैं तो बाहर जहाँ जिस ऑफिस में काम करती हैं, सार्वजनिक स्थल पर जा रही हैं तो वहाँ भी उनके साथ में ये भेदभाव किया जा रहा है। इसी को लेकर, इस लैंगिक भेदभाव को लेकर कुछ सुझाव हैं जिनसे हम इस भेदभाव को रोक सकते हैं। नंबर 1, आत्मविश्वास से परिपूर्ण। जब तक हम महिलाओं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण नहीं करेंगे तब तक महिलाओं के साथ में भेदभाव होता रहेगा। आप देखते हैं कि महिलाओं की दुश्मन और कोई नहीं, खुद महिला है। जब बालिका का जन्म होता है तो माँ का चेहरा पीला पड़ जाता है और परिवारीजनों का चेहरा नीला पड़ जाता है। उस पीले और नीले चेहरे को लेकर वो ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे बेटी क्यों दी थी, बेटी क्यों दे दी। और तो और महिला ही महिला की बहुत बड़ी दुश्मन है कि अगर संसार में वो आई है तो उसका स्वागत कोई नहीं करता। जब तक महिलाओं को इस आत्मविश्वास से नहीं भरा जाएगा कि उनकी नई मूवी रिलीज हो गई है, मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं, तो वो उनका आत्मविश्वास कि वो पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं, अर्धनारीश्वर, आधे नारी और आधे ईश्वर। देखा होगा आपने, अब वो अर्धांगिनी अर्थात आधे अंग में भगवान शंकर जी और आधे में यहाँ पार्वती जी लगे हुए हैं, आपने देखा होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जब महिला को आधा सम्मान दे दिया गया है हमारे धार्मिक क्रियाकलापों में धर्म के अनुसार, तो फिर ये लोग मानते क्यों नहीं हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इतना बड़ा सम्मान जब माँ महिला को दिया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो फिर आप इन बातों को मानते क्यों नहीं हो। भगवान शंकर जी के यहाँ आधे रूप में आपने देखा होगा कि आधे में पार्वती जी लगी हुई हैं, आधे में खुद हैं, तो फिर उनको ये सम्मान देते क्यों नहीं हो। बात यह है कि महिलाओं को आत्मविश्वास से परिपूर्ण करना होगा, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करनी होगी, महिलाओं को कौशल प्रदान करने होंगे, स्किल डेवलपमेंट करना होगा, एजुकेशन डेवलपमेंट करनी होगी, और तो और उनको एक्सपर्ट बनाया जाना चाहिए। जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, जब तक महिलाएं दक्ष नहीं होंगी, जब तक महिलाएं कुशलता प्राप्त नहीं करेंगी, कोई स्किल, जब तक महिलाओं को शिक्षा, कौशल और दक्षता हासिल नहीं होगी, तब तक उनके साथ भेदभाव होता रहेगा। इसलिए महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करना है, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कराने हैं, महिलाओं को एक्सपर्ट बनाना है। जब वो इतने सारे हथियारों को लेकर समाज में आएंगी कि वो शिक्षित भी हैं, दक्ष भी हैं
और कौशल भी है उनके पास में, स्किल डेवलपमेंट अर्थात उन्होंने कुशलता हासिल कर ली है, वो फील्ड विशेष की एक्सपर्ट बन गई हैं, तो ऐसी स्थिति में पुरुष स्वतः ही उनका सम्मान करेगा, स्वभाव से ही करेगा। आप देखते हैं जब कोई महिला सुशिक्षित हो, अधिकारी हो, तो आप देखते हैं उनको सम्मान स्वतः ही मिल जाता है। आज जो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है उसके पीछे पुरुष के समकक्ष उनका नहीं ठहरना है। जब वो पुरुष के समकक्ष ठहरेंगी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में पुरुषों के समान होंगी, तो ऐसी स्थिति में पुरुष उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगला है वो महिलाएं जो झगड़ों को, वो महिलाएं जो प्रताड़नाओं को, वो महिलाएं जो अत्याचारों को, वो महिलाएं जो दुर्व्यवहारों को अपनी तकदीर मानकर बैठ जाती हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ में ये दुर्व्यवहार, ये दुराचार, ये यौनाचार आप देखते हैं बार बार हो जाता है। ये दुर्व्यवहार, यौनाचार, ये ढेर सारी बातें रिपीट हो जाती हैं। उस रिपीट हो जाने के पीछे उसकी एक ही सोच काम करती है कि महिला ये समझती है कि ये सब कुछ मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। जो विधि का विधान है, वो इस विधि के विधान वाली उसकी तकदीर के लिखे हुए की सोच को बदलना होगा, तब हम महिलाओं के साथ घर और बाहर होने वाले भेदभाव को रोक सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, कुछ महिलाओं ने अपनी तकदीर के भरोसे पर बना लिया है कि तकदीर का फसाना जाकर किसे सुनाएं, इस दिल में जल रही हैं अरमान की चिताएं हैं। वो अपने अरमानों की चिताओं को जलाकर बैठ जाती है और वो ये समझती है कि मेरी तकदीर में यही लिखा है। तो ऐसी महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है कि तकदीर में कुछ नहीं लिखा जो कुछ। मुझे शेरशाह सूरी की एक बात याद आती है कि आधी मुट्ठी बाजरे के लिए मैं दिल्ली की बादशाहत खो बैठता, और उसी शेरशाह सूरी का एक डायलॉग है जो बाबर की सेना में मात्र एक सैनिक था, और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं के लिए ये शिक्षा दी थी कि इस अफगानी सैनिक से बच के रहना। हुमायूं ने अपने बाप की इस बात को नहीं माना और वही हुआ। 10 या 12 वर्ष के लिए, लगभग 8 वर्ष के लिए मुगलों से सत्ता छिन गई और शेरशाह सूरी का राज्य स्थापित हो गया। उसी शेरशाह सूरी ने एक डायलॉग दिया था, आज आपकी नज़र करता हूँ। उन्हीं का कहा हुआ एक संवाद है, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है और इंसान अपनी तकदीर खुद मिटाता है। मैं इस बात से उन महिलाओं को प्रेरणा देना चाहता हूँ जो महिलाएं अपनी तकदीर के बल पर बैठी रहती हैं कि ये जो दुर्व्यवहार, ये दुराचार, ये यौनाचार जो हमारे संग हो रहा है, गाली गलौच, वो सब हमारी तकदीर की देन है। नो नो नो, इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है और इंसान अपनी तकदीर खुद मिटाता है। तो उठ खड़े होइए उन महिलाओं के लिए जो इसको अपनी विधि का विधान बनाकर बैठी हुई हैं। वो जागरूक हो जाएंगी, उठ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोका जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, बात चलती है कि जब तक हम शोषण को और कुरीतियों को, इन प्रथाओं को, इन अंधविश्वासों को जब तक रोकने में असमर्थ रहेंगे, तब तक महिलाओं के साथ में वो सामाजिक, वो धार्मिक, वो राजनीतिक, वो आर्थिक, वो खान पान, वो रहन सहन, इन शिक्षा, इन सब में उनके साथ में भेदभाव होता रहेगा। महिलाओं को इन कुरीतियों को त्यागना होगा, महिलाओं को इन अंधविश्वासों को छोड़ना होगा, और तब जाकर के उनके साथ होने वाले घर और बाहर के भेदभाव को मिटाया जा सकता है। अगला है परवरिश। जब तक परिवारजनों का नैतिक दायित्व ये बनता है कि लड़के के जन्म पर जो पेरेंट्स, गार्जियंस जश्न मना रहे हैं, थालियां बजाई जा रही हैं,
और जश्न का माहौल है। जबकि लड़की के जन्म के समय आप देखते हैं, लड़की के जन्म के समय मातम छा जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों की, बेटे और बेटी की परवरिश में भी परिवारों में देखने को अंतर मिलता है। जब तक परिवारजन ये इस प्रकार की परवरिश करते रहेंगे, भेदभाव की परवरिश, तो ऐसे ही समाज का हम निर्माण करेंगे। इस समाज को कैसे समानता पर लाया जा सकता है, जिसमें खुद के परिवार से शुरुआत ऐसी हो जहां लड़कियों को दर्जा दूसरा दिया जाता है, लड़कों को दर्जा प्रथम दिया जाता है। इस प्रकार से हम भेदभाव को नहीं मिटा सकते। भेदभाव को मिटाने के लिए दोनों की परवरिश समान करनी होगी। माँ बाप को चाहिए कि वो लड़के और लड़की में कोई अंतर ना करें। अगर वो अंतर करते रहे तो मैं समझता हूँ हम भेदभाव को नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए पेरेंट्स, गार्जियंस की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो बेटे और बेटी की परवरिश में, शिक्षा में कोई असमानता ना करें। दोनों के साथ में उनकी परवरिश करते समय समानता का व्यवहार होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि वो कभी भी लड़कियों के सामने ऐसा महसूस ना कराएं, उनको ये एहसास ना कराएं कि लड़के लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लड़कियों से ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। उनको ऐसा कभी भी एहसास ना कराएं। पेरेंट्स, गार्जियंस का नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बेटे और बेटी के साथ में इस भाव को कभी भी ना आने दें कि लड़का उनका श्रेष्ठ है और बेटी नहीं, श्रेष्ठहीन। इस प्रकार से बेटा ताकतवर है और बेटी कमजोर, इस भाव को कभी भी लड़कियों के सामने नहीं लाना चाहिए। महिलाओं को सामाजिक रूप से जो पाबंदी कर रखी है, परिवार की, समाज की जो प्रथाएं हैं, उन प्रथाओं को, कुप्रथाओं को, उन रीतियों को, उन विश्वासों को, उन पर पाबंदी लगानी होगी। महिलाओं को पर्व में, त्योहार में उसी प्रकार का सम्मान प्रदान करना होगा जो पुरुष को दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, बाल विवाह जैसे हमारी परंपराएं, हमारी कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, इनको रोकना होगा। जब तक कन्याओं के भ्रूण की हत्या चलती रही, भेदभाव बरकरार रहेगा। क्योंकि आपने तो उसके जन्म को ही नहीं लेने दिया, आपने तो उसके जन्म से पूर्व ही उसकी हत्या कर दी, और वो जन्म लेना चाहती थी और आपने उसकी हत्या कर दी। दहेज एक ऐसा दानव है जो हमारे समाज पर बहुत बड़ा अभिशाप है। दहेज के लिए माँ बाप कर्जदार हो जाते हैं और अपनी बेटी के लिए दहेज की व्यवस्था करते हैं। ऐसी स्थिति में दहेज लेना और दहेज देना कानूनी रूप से अपराध है, और जब तक ये कानून की जानकारी महिलाओं को नहीं होगी तब तक हम भेदभाव को नहीं रोक सकते। तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए कानून, दहेज के लिए कानून, ढेर सारे कानून बन चुके हैं जिनके द्वारा हम लैंगिक भेदभाव को रोक सकते हैं। अपराधी पर कड़ी कार्रवाई। जब तक जो महिलाओं के संग दुराचार, दुर्व्यवहार, अश्लील हरकत, द्व्यर्थी संवाद, गाने आदि इत्यादि, फब्तियाँ कसना, अपशब्द कहना, उन अपराधियों पर, ऐसे अपराध करने वालों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम महिलाओं के संग लैंगिक भेदभाव को नहीं रोक सकते। शोषित जो महिला है, किसी महिला का अगर बलात्कार हो जाता है, किसी महिला के साथ में छेड़खानी हो जाती है और उस शोषित महिला को परिवारीजन, शोषित महिला को सामाजिक लोग बहिष्कृत कर देते हैं, उसका बहिष्कार कर देते हैं। हमको उसको बायकॉट नहीं करना है, हमको उसका सहयोग करना है, बल्कि उस महिला के लिए हमारी संवेदनाएं होनी चाहिए। जिसका शोषण हुआ है उसको हम बहिष्कृत न करें, बल्कि उसका सहयोग करें और हमारी संवेदनाएं उसके साथ होनी चाहिए, जिससे हम लैंगिक भेदभाव को मिटा सकें। ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी कि जिन शोषित महिलाओं को परिवारीजनों के द्वारा और समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है, उस बहिष्कार को रोका जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर सरकार को चाहिए
कि वो सादा वर्दी में लेडीज पुलिस बिठाई जाएं और वो वहाँ जाकर जो महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार या अश्लील हरकतें या गाली गलौज जो करते हैं या उनके साथ में जो भेदभाव किया जा रहा है उसको सादा वर्दी में जाकर पुलिस सार्वजनिक स्थल पर बैठ जाए और उनको रोके। असुरक्षित स्थलों पर सरकार को चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरे और जहां असुरक्षित महिलाओं के आने जाने के स्थान हैं, जो असुरक्षित स्थानों की पहचान हो और पहचानने के बाद में उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और तो और वहाँ थाना भी बनाया जाए, पुलिस थाना भी हो ऐसे स्थान पर जहाँ महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हों। तो असुरक्षित स्थल हैं कौन से, उनकी पहचान करेगी सरकार उनकी पहचान करे, उनको चिन्हित करे और चिन्हित करने के बाद में उस जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और वहाँ थाना भी बनाया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह निर्मित किए जाएं जिससे वो महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान कर सकें। कार्यस्थल पर भी महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। आप देखते हैं जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उनकी सहकर्मी, असिस्टेंट, महिला जो सेविका है, महिला कर्मचारी है, उसको देर तक रोकने का प्रयास करते हैं और तो और उनको एक्स्ट्रा काम भी दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो अगर उनके बॉस के द्वारा उनको रोका जा रहा है तो वो अपने साथी सहकर्मियों को भी रोक लें जिससे कि उनका कोई शोषण न हो सके। सामान्य कार्य किया है पुरुष के समान किसी स्त्री ने तो उसके लिए भी संविधान में कानून है और उसके लिए समान वेतन का प्रावधान है। अगर महिला कर्मचारी ने समान कार्य किया है पुरुष के तो उसको भी वेतन समान ही मिलेगा पुरुष के। लिंग समानता, कानूनी सहायता आदि ऐसे कानूनों का निर्माण हो चुका है जिनकी सहायता महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए। लिंग समानता के लिए कानून है और महिलाओं के लिए इसके लिए कानूनी सहायता भी प्रदान की गई है। सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे कि महिलाएं विषम परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षा मांग सकें और महिलाओं की ऐसी स्थिति में हेल्प हो जाए, मदद पूरी हो जाए। स्त्रियों को ऐसी कुप्रथाओं का जो समाज की, धर्म की और उनके साथ में अंधविश्वासों की कुरीतियां जो चली आ रही हैं उनको रोकने के लिए महिलाओं को ऐसी परंपराओं का विरोध करना होगा। वो अब परंपराओं के लिए कि जब तक वो विवाह नहीं करेंगी, कि जब तक दहेज को बंद नहीं कर दिया जाए, ऐसी परंपराओं को, बाल विवाह जैसी परंपराओं को, इनको रोकने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। अगर उनके पति के द्वारा उनके गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखनी होगी और कानूनी सहायता उनके लिए है। लेकिन वो इसका विरोध तो करें, दहेज का विरोध तो करें, कन्या भ्रूण हत्या का विरोध तो करें, बाल विवाह का विरोध तो करें, वो स्वयं जागरूक हों और अपने विरोध को दर्ज कराएं, इन परंपराओं के खिलाफ उठ खड़ी हों, तो मैं समझता हूं उनके साथ होने वाले इस भेदभाव को रोका जा सकता है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग में होने वाले इन भेदभावों को रोकने के लिए सरकार ने ढेर सारे कानून बनाए हैं। जैसा कि अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि महिलाओं के लिए उनके इस पाठ्यक्रम को बात आती है कि जब तक उनको जो पाठ पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षा के माध्यम से, तो उन पाठ्यक्रमों को जो भी सिलेबस है उनका, उसको प्रोफेशनल बनाया जाए, व्यावसायिक बनाया जाए, व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए, अर्थात वो उनको रोजगार उपलब्ध करा सके। ऐसे पाठ्यक्रम उनको चयनित किए जाएं, अर्थात ऐसे पाठ्यक्रम उनको बनाए जाएं सरकार के द्वारा जिससे कि वो अपनी व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर सके। स्वावलंबी योजनाओं अर्थात महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार उनको सस्ते सस्ते ऋण मुहैया कराए, सस्ते से सस्ता ऋण मुहैया कराए, जिससे कि वो अपने आप को इस समाज के समकक्ष, पुरुष समाज के समकक्ष खड़ा कर सकें। महिलाओं को उनकी इनकम टैक्स में छूट दी जाए, अर्थात उनको आय सीमा उनकी उसमें डिस्काउंट दिया जाए कि उनको इनकम टैक्स में छूट है और उस छूट से वो आगे से आगे रोजगार के अवसरों में अपना हिस्सा पार्ट प्ले करेंगी। महिलाओं को सरकार के द्वारा जमीन में छूट प्रदान की जाए और उनको इनकम टैक्स में छूट प्रदान की जाए, जिससे वो विकास के मार्ग पर पुरुषों के समकक्ष खड़ी हो जाएं। महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वो पुरुष समाज के समकक्ष अपने आप को सुशिक्षित पा सकें। महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है कि महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण अधिनियम, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही गई है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण, महिलाओं को रोजगार में अर्थात सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये 33% आरक्षण की जो बात है, उस महिला आरक्षण से भी महिलाएं अपने आप को पुरुषों के समकक्ष खड़ा कर सकती हैं। महिलाओं को सामाजिक भय, अर्थात महिलाओं को समाज में जो भय बना रहता है वो इसलिए है कि महिलाएं अपने साथ में होने वाले दुराचार को, महिलाएं अपने साथ में होने वाले दुर्व्यवहार को, महिलाएं अपने साथ में होने वाले गाली गलौज को, महिलाएं अपने साथ में होने वाले गंदी बातों को घर आकर नहीं बताती। वो महिलाओं के साथ में जो सार्वजनिक स्थल पर, विद्यालय में, कार्यस्थल में या कहीं भी रेलवे स्टेशन पर या सार्वजनिक स्थानों पर कहीं भी जो दुर्व्यवहार हुआ है, उस दुर्व्यवहार को वो घर आकर बताती नहीं है, लज्जा की वजह से, सामाजिक भय की वजह से, जिससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है। अगर महिलाओं के साथ में होने वाले दुर्व्यवहार को, महिलाओं के संग होने वाले उस अत्याचार को, महिलाओं के संग होने वाले उस यौनाचार को, महिलाओं के संग होने वाले उस दुर्व्यवहार को उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने परिवारजनों के सामने, अपने समाज के सामने, अपनी सरकार के सामने रखा होता तो उन अपराधियों के मनोबल बड़े नहीं होते, उन अपराधियों के हौसले पस्त हो जाते कि आज एक अपराधी पकड़ा गया है, कल दूसरा पकड़ा जाएगा। कोई खुलकर सामने तो आए। अगर महिलाएं आती हैं और अपनी बात को रखती हैं और वो उनके साथ में होने वाले उस शोषण के खिलाफ उठ खड़ी होती हैं, तो मैं समझता हूँ अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और उनका मनोबल गिर जाएगा, और ऐसी स्थिति में महिलाओं के संग होने वाले भेदभाव को रोकना आसान हो जाएगा। हमको अपने देश में होने वाले कानूनों से जानकारी, अपने देश के होने वाले परिवर्तनों की जानकारी, और तो और विदेशों में महिलाओं के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए। ये शिक्षा जो विदेशों में महिलाओं को क्या दर्जा प्रदान किया गया है, महिलाओं को कौन कौन सी शैक्षिक, महिलाओं को कौन कौन सी आर्थिक, महिलाओं को कौन कौन सी सामाजिक ये लाभ महिलाओं को प्रदान किए गए हैं, उन लाभों की सूची तैयार की जाए और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन महिलाओं को प्रेरणा। प्रशिक्षणार्थी जब देश विदेश से हम ये शिक्षा प्राप्त कर लेंगे
कि वहाँ महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं हैं? क्या महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा रही है? क्या महिलाओं को कानूनी रूप से सहायता प्रदान की जा रही है? उनको कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्रदान कर रखे हैं? तो उन सारे देश और विदेश के लाभों को हम महिलाओं को प्रदान कर सकेंगे, जिससे कि महिलाएं उन विदेशी शिक्षा से, उस विदेशी सीख से ये सबक हासिल कर सकें कि महिलाओं को उस देश में ये अधिकार प्रदान कर रखे हैं, तो हमारे देश में हमको क्यों नहीं। तो प्रशिक्षणार्थियों, देश विदेश की शिक्षा भी इसमें कार्य करेगी महिलाओं को जागरूक करने में और महिलाओं को उनके अधिकारों को प्रदान करने में। इसलिए लैंगिक भेदभाव को घर तथा बाहर रोकने के लिए देश विदेश की शिक्षा बहुत बड़ा सुझाव है। अगला बिंदु है अभिभावक। प्रशिक्षणार्थियों, खासतौर से बेटे और बेटी में पेरेंट्स गार्जियंस जन्म के समय से ही अंतर शुरू कर देते हैं, और लड़के और लड़की की परवरिश में अंतर, लड़के और लड़की में दोनों के जीवन शैली में अंतर, खेल खिलौने में अंतर, हर चीज़ में अंतर, शिक्षा में अंतर, रहन सहन में अंतर, खान पान में अंतर। तो उस अंतर को लेकर आप देखते हैं अभिभावक भी बेटियों से दूरी बनाकर ही रहते हैं। बेटियां अपने घरों में भी रहते हुए तन्हा ही हैं, और वो अपने कार्य, उनके ऊपर इतना प्रभाव डाल दिया जाता है कि वो कार्य से उनको छूट ही नहीं मिलती, क्योंकि पेरेंट्स गार्जियंस के लिए पुरानी परंपराओं पर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं को खाली मत छोड़िए, उनको किसी ना किसी तरीके से बिजी रखिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत करीब एंड नियर एंड डियर पड़ोसी हैं, और उन पड़ोसियों में उनकी जब दुल्हन आई तो उन्होंने उस नई नवेली दुल्हन को देखा कि उसके हस्बैंड काम पर चले गए हैं, तो उसकी सासू माँ ने उसके लिए एक जीरा लिया और उसमें थोड़े से चावल डाल दिए। जीरे और चावल डालने के बाद ये कहा, बहू ये चावलों में जीरा गिर गया है, इनको अलग अलग कर देना। बहू को करते करते 35 साल निकल गए, और उसकी जवानी कब निकल गई पता ही नहीं चला, क्योंकि सास का ये क्रम रोजाना का था कि उसको रोजाना चावल और जीरे मिलाकर दे देती थी और अलग करने के लिए कहती थी। अर्थात किसी भी प्रकार से लड़कियों को व्यस्त रखिए, महिलाओं को व्यस्त रखिए। ये सोच हमारे समाज की पेरेंट्स और गार्जियंस से बेटियों की दूरी कर देती है, और उनको व्यस्त रखा जाता है, और वो व्यस्त रखने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि पेरेंट्स गार्जियन से दूर होती चली जाती हैं। परिणाम ये निकलता है कि उनके साथ में जो कार्यस्थल पर, उनके साथ में सार्वजनिक स्थल पर, उनके साथ में विद्यालय या ऑफिस में कहीं भी जो दुर्व्यवहार, दुराचार या जो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, जो उनका शोषण हो रहा है, उसको वो लज्जा की वजह से, सामाजिक भय की वजह से कहती नहीं है। परिणाम ये निकलता है उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और उसका कोई समाधान नहीं होता। प्रशिक्षणार्थियों, अभिभावकों को इन बच्चों के, खासतौर से बेटियों के करीब आना होगा। जब अभिभावक करीब आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ बेटियाँ उनके करीब आने से, बेटी के करीब माँ बाप के जाने से वो अपनी समस्याओं को अपने अभिभावकों के बीच में रख सकेंगी, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो सके। चाहे उनका आर्थिक शोषण हो रहा हो, शारीरिक शोषण हो रहा हो, मानसिक शोषण हो रहा हो, जिस शोषण के लिए वो अपनी बात रखना चाहेंगी तो अभिभावक उनकी मदद करेंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं समझता हूँ हम यही चाहते हैं कि अभिभावक बच्चियों के करीब आएं और उनकी समस्या को सुनें, समझें और उनकी समस्या का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। अगला पॉइंट आखिरी है कि पेरेंट्स गार्जियंस को नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपनी बेटी की सहेलियों पर निगरानी रखें। बेटी की सहेली अच्छी है, लेकिन माँ बाप का नैतिक दायित्व ये बनता है कि उस सहेली की जानकारी हासिल करें,
किससे मिलती है, किसके संपर्क में है, कहाँ है, तो इसलिए अपनी बेटी की सहेलियों पर निगरानी रखें। नंबर 2, कौन कौन से आपकी बेटी मिलती है उसका ध्यान रखें। बेटी मीन्स महिलाएं, आपके घर की महिलाएं किससे मिलती हैं, आपके घर की महिलाओं की कौन कौन सहेलियां हैं, इन बातों का ध्यान रखें। आपकी पत्नी आपकी गैर मौजूदगी में किससे फ़ोन पर बातें करती हैं, आपकी बेटी आपकी गैर मौजूदगी में किससे बातें करती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं के ऊपर इस निगरानी को रखने के पीछे मकसद ये है कि कहीं वो बुराई के मार्ग को तो नहीं अपना रही हैं, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल रही हैं। उनको गलत रास्ते पर रोकने के लिए आपके पास में इन हथियारों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनकी सहेलियों पर निगरानी रखते हैं, आप उनके मिलने जुलने वाले लोगों पर नज़र रखते हैं, आप उनके फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर, आप उनके इंस्टाग्राम को चेक करते हैं, तो आप ट्विटर को चेक करते हैं, जानकारी लेते हैं, जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उनकी निगरानी रखनी होगी। निगरानी रखने का मकसद जासूसी नहीं है, बल्कि उनके लिए ये सहयोग करना है कि उनको क्या अच्छा है, उनके लिए क्या बुरा है। इस सहयोग से वो उनके साथ में होने वाले भेदभाव को रोका जाना आवश्यक है। मैं समझता हूँ ये सुझाव जो मैंने आपको बताए हैं कि पेरेंट्स, गार्जियंस भी सहयोग करें और लड़कियाँ भी जागरूक हों और शिक्षित लें और एक्सपर्ट बने, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करें, तो वो अपने आप को पुरुषों के समकक्ष खड़ा कर पाएंगी और उनके साथ में होने वाले भेदभाव को आसानी से रोका जा सकेगा। तो लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए जो घर तथा बाहर हो रहा है, उसके लिए मैंने कुछ सुझाव आपको दिए। मैं समझता हूँ आपकी समझ में ज़रूर आए होंगे और आप इनको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और जो भी आपके सुझाव हों आप मुझे बताइएगा, मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। मैं जो भी उचित आपके लिए मार्गदर्शन होगा प्रदान करूंगा। मैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स, गार्जियंस के लिए आपने विनम्रता से मेरा पाठ पढ़ा, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। प्रसन्न रहो और अपने जीवन में पढ़ो और आगे बढ़ो। थैंक यू।